अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जीनेट डी रूबियो अपनी भारत यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में कोलकाता पहुंचे हैं। इस दौरान वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए, जहां उन्होंने जरूरतमंद बच्चों और अनाथों से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा भी किया। इसके बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी आयोजित कार्यक्रम में या आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ सोमवार को वे आगरा और जयपुर का दौरा भी करने वाले हैं। साथ ही साथ मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में भी रूबियो शामिल होंगे। और साथ साथ इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम जो इन 3 से 4 दिवसीय यात्रा के दौरान में रहेंगे। आज वो सुबह पहुंचे, कोलकाता से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और अब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ आज ही उनकी मुलाकात होगी। मार्को रूबियो का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। भारत और बाकी जो भी इस वक्त जो भी स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और साथ साथ भारत की बढ़ती हुई जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, उनको लेकर भी कोई बड़े संकेत मार्को रूबियो की तरफ से दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच जो डील चल रही थी, डील को लेकर बातचीत पिछले कई सालों से या पिछले कई महीनों से चल रही थी। उसके बाद टैरिफ बम जो अमेरिका की तरफ से भारत पर फोड़ा गया, उस बीच कई दरारें भी भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिली। लेकिन फाइनली अब भारत और अमेरिका के रिश्ते अब धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं और इस बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। 2012 के बाद पहली बार अमेरिका के कोई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और ये दौरा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मार्को रूबियो जब रवाना होने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने कुछ संकेत जो है वो दे दिए थे। चले, हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूँगा। हम रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे और उन्हीं से डिस्कस करेंगे कि इस दौरे से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों के जानकार, इनके साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका भी, और प्रोफेसर मनोज कुमार जी आपका भी, आप जुड़े, समय दिया। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि मार्को रूबियो भारत पहुंचे हैं और जब ट्रंप प्रशासन की बात होती है प्रोफेसर मनोज कुमार जी, तो मार्को रूबियो की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, एक प्रॉपर कूटनीतिक के तौर पर नेता माने जाते हैं। उनकी कूटनीति के चर्चे भी कई मंचों पर होते हैं। तो क्या लगता है मार्को रूबियो के इस दौरे के पीछे का जो पूरा निष्कर्ष है वो क्या रहने वाला है? देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जिस तरीके से पूरा विश्व एक नया चर्निंग की तरफ मुड़ते जा रहा है और उसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 1 सालों में, विशेष करके ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस प्रकार से पूरे वैश्विक राजनीतिक जो उथल पथल मचा है, वो चाहे आर्थिक लेवल पे हो, सामरिक लेवल पे हो, डिफेंस लेवल पे हो, और क्षेत्रीय जो तनाव है लगभग विश्व के हर देश में आपको देखने को मिल रहा है, जहां जहां मेजर स्टेक होल्डर है। तो अगर इसमें आप देखिए अभी जिस प्रकार से ट्रंप की जो चाइना यात्रा हुई थी और उसके बाद अभी मार्को रूबियो का आना भारत में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग जो पावर है उसको दिखाता है। और देखिए इसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत ने जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को पिछले 14 सालों में बिल्कुल एक मल्टी ओरिएंटेड की तरफ लेके बढ़ रहा है। सबके साथ बातचीत करना, सबके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उसके आधार पे अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रख के एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करना। और उसमें जिस तरीके से अभी देख सकते हैं जो वैश्विक तनाव उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ने, और उसके पहले रसिया यूक्रेन क्राइसिस ने, और उसके पहले हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था, और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से ये चारों घटनाओं को अगर आप देख लीजिए तो मुझे लगता है कि जो 90 के बाद से जो एक अमेरिका ने जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा किया था, वो सारा एक तरीके से 360 यू टर्न लेते हुए दिख रहा है। और कहीं न कहीं एक मल्टी ओरिएंटेड एक नया विश्व हम सबके सामने
खड़ा होते हुए जा रहा है। क्योंकि अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखिए कि अमेरिका पहले जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट किया, वो कहीं ना कहीं अपने उस चाहे वो टैरिफ वाली नीति रही हो या नेटो या यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा, और अभी जिस तरीके से भारत के साथ भी और इवन चाइना के साथ भी जिस तरीके से टैरिफ को लेकर उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रूल को जो तोड़ने का काम किया, और जिसके चलते वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहीं ना कहीं बताया कि ये इसकी वैधता नहीं है। उसके बावजूद भी जो एक पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो एक अस्थिरता उत्पन्न है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद मैं जो देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो भारत जिस तरीके से अपनी मध्यस्थता और पूरे वर्ल्ड को लेकर खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ है, और उसमें मार्को रूबियो का भारत में आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसको जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है उसको, क्योंकि देखिए भारत के बिना आज के डेट में कोई भी वर्ल्ड पावर चाहे कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर लें, वो संभव नहीं है। क्योंकि 78 साल की यात्रा को अगर देख लें तो भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए बिल्कुल डे बाय डे एक दूसरे का सहयोग कोऑपरेशन के माध्यम से अपने आप को यहाँ तक लेके आया है, और विश्व की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था हम बने हुए हैं। इसलिए और भारत का जो पॉपुलेशन भी है वो बहुत ही सैचुरेटेड पॉपुलेशन नहीं है, हर फील्ड में यहाँ पे स्पेस है, हर फील्ड में स्कोप है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के भी जितने देश है भारत के साथ जो मदर्स ऑफ ऑल डील के नाम से जो डील हुआ है, आप समझ सकते हैं कितना माइलस्टोन है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली क्वाड का भी एक प्रस्तावित मीटिंग है, जिसमें हम सब जानते हैं कि 2007 में जापान ने इसकी शुरुआत की थी, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से साउथ सी में अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारे चीजों को लेके एक पॉजिटिव इसमें एक वार्ता होगी, और उसमें भारत की जो नीति रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी के वैश्विक राजनीति। बिल्कुल सर जी शीतल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, कर्नल पीयूष अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष अग्रवाल जी, किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं? हालांकि भारत और अमेरिका के बीच जिस प्रकार से जो भी रिश्ते पिछले कुछ महीनों में बने या पिछले कुछ समय में बने वो हम सबके सामने हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हो गए। अब जबकि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा तनाव हुआ, अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका की क्या स्थिति है वो हम सबके सामने है। अब मार्को रूबियो का, इससे पहले ट्रंप का चीन जाना और अब मार्को रूबियो का भारत आना, ये क्या संकेत देता है? और उसके अलावा प्रोफेसर मनोज कुमार जी ने कहा कि इंडो पैसिफिक संतुलन, इसके साथ साथ चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, क्या उसको भी संतुलित करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए वो भारत को और ज्यादा भारत की तरफ जो है उसका झुकाव रहेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा शीतल जी। ये एक तीर और कई निशाने, ये जो एक बिल्कुल कहावत इस दौरे को लेकर होती है। अब आप समझिए कि इस दौरे से वो लोग अमेरिका क्या चीज अचीव करना चाहता है। ये हमें पता ही है कि मार्को रूबियो एक जाने माने स्टेट्समैन है, और वो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। जो ट्रंप अपनी जो नीतियां विश्व पटल पर रखते हैं, कभी यू टर्न करते हैं, कभी टैरिफ उथल पुथल मचाते हैं, जो और मार्को रूबियो एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह से आता है। दूसरी चीज, अभी ट्रंप की जो चीन की यात्रा हुई थी वो विफल यात्रा थी, और वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी थी, अगर उसको पूरा एनालिसिस करें। और हमने उस पर काफी डिस्कशन भी किया अपने चैनल। बिल्कुल। तो अब वो चाहते हैं कि जो अमेरिका इस वक्त दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन, नेटो, यहां तक कि उनका क्लोजेस्ट एलाय जो इजराइल और अमेरिका के बीच में भी, ट्रंप के बीच में भी एक अभी कल परसों के दौरान आपने देखा ही है कि एक फ्रिक्शन पैदा हुआ, जिसमें कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ये तक कह दिया कि 99% इजरायली चाहते हैं कि मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो ये एक हास्यप्रद बात ट्रंप हमेशा करते आए हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो मैंने कहा कि एक तीर कई निशाने, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक चीज हो गई, ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी, अमेरिका बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन देश है, यानी कि ट्रंप जो लीड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना जो, क्योंकि हम दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा ऑयल हम आयात करते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि 90% जो हमारे देश में एनर्जी ऑयल, क्रूड ऑयल आता है, वो विदेशों से ही आता है। अपने देश में हम बहुत कम बनाते हैं। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से रूस और बाकी देशों से अपनी निर्भरता छोड़कर अमेरिका से खरीदना शुरू करें। हाँ। तो दूसरा तीर ये हो गया। तीसरा तीर, क्योंकि अमेरिका विफल रहा चाइना में, तो वो चाहते हैं कि क्वाड की मीटिंग भी है दिल्ली में। बिल्कुल। तो क्वाड की मीटिंग
के जरिए वो चाहते हैं कि एक मैसेज देना कि हम क्वाड को फिर से एक स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रिवाइव करना चाहते हैं। तो तीसरा तीर ये हो गया। और चौथा तीर जो टैरिफ को लेकर हमारे देश के बीच में और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर काफी उथल पुथल और काफी अनसर्टेनिटी रही, उसको सॉर्ट आउट करना। इसके अलावा आई एम 100% श्योर कि मार्को रूबियो हमारे देश में चाहेंगे कि कुछ डिफेंस डील्स, कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर डील्स भी हों, और इस तरह के कई सारी चीजों को लेकर। और वो छोटा मोटा दौरा नहीं है, 4 दिन का दौरा है। और एक इसमें खास बात देखिए आप कि इस दौरे में शुरुआत कलकत्ता से करी है, जहां पर अभी हाल में बंगाल के इलेक्शन हुए। तो हम भी अपने इंटरनली ये हमने दिखाया कि हम कलकत्ता या वेस्ट बंगाल को भी एक नए तरीके से दुनिया में दिखाना चाहते हैं। इसको भी एक वैश्विक जो इसका स्थान था, जो पीछे छूट गया था लेफ्ट और अलग सरकारों की वजह से, उसको हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको कलकत्ता से शुरुआत की। ऐसे वहां पे मिशनरीज और चैरिटी में गए, पर सिंबॉलिक तौर पर देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था ये। और आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। होपफुली ये भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और विश्व के लिए भी, तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। शीतल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मनोज जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अमेरिका के इतिहास रहा है भारत के प्रति, या भारत के खिलाफ कहें, कई बार अमेरिका ने आगे आगे तो अपनी नीति को सही अपनाया है, लेकिन पीछे पीछे धोखा भी दिया है। तो क्या इतना आसानी से भारत इस पर विश्वास करेगा, खास तौर पर ट्रंप की नीति पे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो कभी स्टेबल नहीं रही है। उन्होंने विदेश मंत्री को तो भेज दिया, हो सकता है शाम को कुछ ऐसा बयान दे जिससे फिर से पूरे जियोपॉलिटिक्स में एक नई हलचल जो है वो पैदा होगी। तो भारत इस दौरे को कैसे देखेगा, कैसे इस पूरे मामले को लेगा? देखिए शीतल जी, एक चीज तो हमें समझना होगा कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट ऑफ वार है, हाँ, ये पूरे विश्व को कहीं न कहीं उथल पुथल किया। और शायद पहली बार अमेरिका इस तरीके से इतना मतलब नेगेटिव तरीके से एक्सपोज हुआ है। तो अगर इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को दिया जाए तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका विश्व का एक नो डाउट सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है डिफेंस के मामले में, लेकिन उसने जो पिछले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से और खास करके सोवियत संघ के विघटन के बाद से जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को एक जो हेजेमनाइज करने का प्रयास किया, वो आप समझ सकते हैं कि पिछले 1 सालों में बिल्कुल एक तरीके से जीरो स्तर पे लेके आके ट्रंप ने खड़ा कर दिया। अब उसमें आप देख सकते हैं कि उनके कैबिनेट के हर लोग धीरे धीरे करके रिजाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरीके से वो घिरते जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अमेरिका जो कि एक अपने आप को वर्ल्ड में आर्थिक सामरिक जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरे वर्ल्ड को जो एक अपना स्थापित किया था, जो हेजेमनी था, वो डिटोरिएट हो रहा है। और उसमें भारत के साथ जो अमेरिका का जो संबंध रहा है, देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि आज जितना भारत को अमेरिका की जरूरत है, उससे ज्यादा कहीं अमेरिका को भारत की जरूरत है, जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए आज के डेट में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज देखिए आज विश्व का हर व्यक्ति एस्पिरेशनल हो चुका है और हर देश अपने सॉवरेनिटी को लेकर, नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान जैसा देश, नो डाउट डिफेंस के मामले में अमेरिका और इजराइल बहुत पावरफुल है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के आधार पे किस तरीके से उसको एक तरीके से बिल्कुल डिफेंसिव मोड में लाके खड़ा कर दिया है। तो ये कहना, और ऐसे भी देख सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसका आप ये नहीं बोल सकते कि युद्ध समाप्ति हो गई है। तो ये कहना कि हम अपने डिफेंस के दम पे किसी भी देश को, उसकी सॉवरेनिटी को, उसके नेशनल इंटरेस्ट को हरास कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड है, वो कहीं से इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। और उसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से विश्व के सारे देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको फॉलो करने में हमेशा से पहलता दिखाई है और उसको फॉलो किया। अगर आज अमेरिका और ट्रंप इस तरीके का फिर से अगर यही चीज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइना और रसिया ने किस तरीके से इनको एक तरीके से कॉर्नर किया है। और सिर्फ चाइना रसिया ही नहीं, आप पूरे नेटो के देश, यूरोपियन यूनियन के देश ने अमेरिका से अपने आप को बिल्कुल इस ईरान क्राइसिस में एक तरीके से अपने आप को हाथ पीछे खींच लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका का जो सपोर्ट सिस्टम था, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के डेट में इस ग्लोबलाइजेशन में विश्व के जितने देश हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई देश अकेले अपने आप को इंपावर्ड नहीं कर सकता है। और उसमें भारत जैसा
जो देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी की जो वार्ता है इन दोनों के बीच में जो होने वाली है, ये क्वाड का समिट है और ऑब्वियसली इसका जो बेसिक एजेंडा था वो शांति स्थापित करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होना, समावेशी विकास होना, और विशेष करके खास करके जो चाइना का जो एक प्रभुत्व है, जो साउथ सी चाइना में जो उसका इंटरफेरेंस है, उसको बैलेंस करना। और ये देखिए, ये क्वाड कोई किसी चाइना के अगेंस्ट में ऐसा कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। जो कि बीच में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस क्वाड ने भी कहीं ना कहीं भारत के साथ चीट किया, और उसी के बाद से आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एससीओ मीटिंग हुआ उसमें एक तरीके से एक बड़ा ही मैसेज गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है अमेरिका को पोजीशन लेने का कि वो किसके साथ खड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक और खास करके जो विदेश नीति में जो टर्निंग पॉइंट है, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पे अपने आप को विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है, अगर उसमें अमेरिका अगर हाथ से हाथ मिलाता है तो मुझे लगता है कि जो क्राइसिस अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो दिख रहा है उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने का एक मौका मिल सकता है यहाँ से भारत से। जी बिल्कुल, रणनीतिक साझेदारी के नजरिए से बहुत अहम है। पीयूष जी, पाकिस्तान को हम क्या संदेश दे रहे हैं इस दौरे से, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के काफ़ी फेवरेट वहाँ के मार्शल बने हुए थे बीच में, और उन्हें डिनर पर भी बुलाया था, खाना भी खिलाया था। क्या लगता है यहाँ से हम क्या मैसेज दे सकते हैं? ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, इसमें कहीं दो शक नहीं है कि जब दो बड़े शक्तियां बात कर रही होती हैं या सड़क पर हाथी चल रहे होते हैं तो बाकी हमें वो कहावत है कि कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तो इस वक्त दुनिया के लिए भी और सभी देशों के लिए मैसेज है कि या दिस इज अ टाइम जब दो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपने आप को एक दलाल देश के तरह से स्थापित किया था, अभी जो ये ईरान के बीच में वार्ता करने के लिए जो वो आए थे, और बहुत सारी चीजें निकल के आई कि एक तरफ वो बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरान के हवाई जहाज को अपने देश में जगह दे रहे थे, नूर खान बेस के। तो आप कैसे मध्यस्थता कर सकते हैं जब आप एक साइड आप बैलेंस्ड कंट्री नहीं हो? तो पाकिस्तान को तो जो पैसे देता है उसकी तरफ बिल्कुल दुम हिलाकर, या जैसे बोलते हैं ना कि आप एक स्ट्रे डॉग को हड्डी दिखाते हैं तो वो हिलाता हुआ आपके पास आ जाता है। तो कोई भी दिखाएगा, आज हम उनके ऊपर पैसे डालेंगे, कभी वो सऊदी अरेबिया के ऊपर, कभी यूएई के पास उन्होंने पैसे लिए, यूएई ने कहा कि पैसे वापस दे दो, तो यूएई उनका दुश्मन हो गया। तो वो अपने जो लोग उनको भीख, लोन, ग्रांट, एड देते हैं, उसको भी अगर वो वापस मांगते हैं तो पाकिस्तान उसको एक नेगेटिव लेता है। तो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान का चर्चा ही इस विजिट के संदर्भ में करना ही बेमानी है। पाकिस्तान को तो हम जैसा है वो देश, उसको उसी के हाल पर छोड़ दें तो बहुत बेहतर होगा, और वो देश कर्ज में ही जाता रहेगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी आज तक स्टेबल पॉलिसी नहीं है। जो देश दुनिया को बर्बाद, टेररिज्म, ड्रग्स, इस तरह की पॉलिसी लेकर चलता है, वो देश कभी भी, और अमेरिका की एक बड़े नेता हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में सांप पालेगा तो सांप उनको एक दिन काटेंगे या उनको डंक करेंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान को कंपेयर करना इस विषय में ठीक बिल्कुल भी नहीं है। और आपने देखिए इस विजिट में उनका कहीं पाकिस्तान का दौरे का, पाकिस्तान का जिक्र या स्टॉप ओवर कहीं नहीं है। तो क्लियरली जब आप व्हेन यू मीन बिजनेस यू नीड टू टॉक टू गुड कंट्री। जब आपको बिजनेस का मतलब, जब आपको कुछ सही सॉलिड बात करनी है, तब आपको दो जो मैच्योर नेशंस हैं उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए। और हमने शुरुआत में ये भी कहा कि मार्को रूबियो एक बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी माने गए हैं अभी तक। तो होपफुली उम्मीद रखते हैं कि इस विजिट के बाद काफी कुछ अच्छा निकलेगा, और ये जो साउथ एशिया में एक बैलेंसिंग एक्ट भी होगा, जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि चाइना का वर्चस्व कंट्रोल भी होगा। साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना थोड़ा सा डोमिनेशन करता है, और चाइना की जो एस्पिरेशन है ताइवान को लेकर, वो भी थोड़ी कंट्रोल होगी, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि ये भी बात अभी आई है कि कोई भी देश आज की तारीख में सिर्फ ये सोचे कोई बड़ा कंट्री कि मैं मिलिट्री पावर के ऊपर, छोटे देश के ऊपर कब्जा कर सकता हूं या दबा सकता हूं, ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे एक वेनेजुएला में जरूर वो ले आए, लेकिन वो भी उनका पासा गलत हो रहा है।
तो अमेरिका या चीन या कोई भी देश, उनको निभाना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरा दुनिया एक फैमिली है, और आप दूसरे देश को सही तरीके से जीने दें, ना कि उनके ऊपर अपने लिए अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, अपनी जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसको लेकर उनके ऊपर हावी हुई। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग रहते हैं, सब देश को सम्मान करते हैं, और उसी तरीके से शायद अमेरिका को एक लेसन भी लेना चाहिए भारत से। जी बिल्कुल, आऊंगा फिर से। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, जो भी अभी मिडिल ईस्ट में हुआ उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है धीरे धीरे, और ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि भारत अपने जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो लगातार खोज भी रहा है। इससे पहले जब अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर रवाना हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था कि भारत हमसे जितना तेल चाहिए खरीद सकता है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बात की भी जानकारी दी थी कि वेनेजुएला की जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो भारत के दौरे पर अगले हफ्ते रह सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। तो उस एंगल से भी उन्होंने इस बात को, जो है, इस जानकारी को साझा किया था। क्या लगता है, भारत अपनी जो पॉलिसीज हैं, खास तौर पर ऊर्जा जरूरतों को लेकर, क्या उसमें बदलाव लाएगा आने वाले दिनों में? देखिए शीतल जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से आप समझते अस्थिर करने का जो प्रयास किया, अगर आप देख लीजिए तो विश्व में जहां पे भी तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका दिख रहा है। तो आप इस चीज को समझना, अगर विश्व के सारे देश इस चीज को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से उसने पूरे यू टर्न लेके पूरे राजनीतिक और खास करके आर्थिक अस्थिरता के दौर से और पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये लंबा चला क्राइसिस, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पेनफुल हो जाएगा पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखिए, अभी जिस तरीके से ये खास करके रूबियो का ये ट्रम्प प्रशासन में ये पहला आधिकारिक दौरा है जो 4 दिनों के लिए भारत में आए हुए हैं, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रतीकात्मक है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो किसी भी देश का जो जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि अभी पीयूष जी ने जो बताया कि वेस्ट बंगाल में उनको जाना है, जयपुर राजस्थान जाना है, फिर दिल्ली में उनकी बैठक होने वाली है, आगरा में बैठक होने वाली है। तो इसका बहुत ही, अगर आप देख लीजिए तो कल्चरली और ओल्ड हिस्ट्री रहा हुआ। तो मुझे लगता है कि भारत ने बड़े ही डिप्लोमेटिक चैनल का यहाँ पे यूटिलाइज किया। और दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ को लेके सैंक्शन लगा के जो पॉलिटिकल जो टेंशन क्रिएट किया पूरे विश्व के देशों के साथ, और उसको रीसेट करने का प्रयास यहाँ पे मार्क रूबियो करेंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि भारत ने जिस तरीके से अभी इस बैठक के होने के पहले ब्रिक्स का भी समिट यहाँ दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपने हर प्लेटफॉर्म को एक तरीके से राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए विश्व के साथ कदम बढ़ा के चल रहा है। और उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स को बिल्कुल एक एंटी अमेरिका के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन भारत ने हमेशा से इस चीज को कहा है कि हम अपने आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए अपना सारा विंडो ओपन रखेंगे और विश्व के सारे देशों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। और यही भारत का जो प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है, जो हम 2014 के बाद से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो पिछले 12 सालों में वो कहीं ना कहीं एक्ट होते हुए दिख रहा है। चाहे वो चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, बिल्कुल ट्रीट फॉर टैट की रणनीति, और हमेशा से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने अपने विदेश नीति को आगे बढ़ाया। अगर हम कोविड का भी सिचुएशन देख ले तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने उसमें किस तरीके से पूरे वर्ल्ड, लगभग विश्व के बहुत सारे 80 से ज्यादा 90 से ज्यादा देशों के बीच में उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने को स्थापित किया। और आज जैसा कि आपने सवाल किया कि जो एनर्जी संकट है वो सिर्फ भारत के लिए एनर्जी संकट नहीं है, पूरे विश्व के लिए एनर्जी संकट है। और इसमें अगर इसका सही रास्ता नहीं निकलता है तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हर व्यक्ति जो परेशान हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हेजेमनी बना के जो देश बैठे हुए हैं वो सारे एक तरीके से यू टर्न ले लेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी देश व्यक्ति से बनता है, और जब व्यक्ति इस तरीके की पॉलिसीज और इस तरीके के हेजेमनियल अप्रोच से अगर सफर करेगा तो मुझे लगता है कि ये जनता जो है, अगर किसी को सत्ता में लेके आती है तो उसे सत्ता से वापस भेजने की भी क्षमता रखती है। और पूरे विश्व में इस चीज को, देश के हर लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि इन सारे घटनाओं के पीछे कौन है और इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका इसको पूरा एक बैलेंसिंग भी करना चाह रहा है। और दूसरा, वो मार्क रूबियो के द्वारा भारत के जो बीच में जो संबंध में जो खटास उत्पन्न हुए थे, चाहे टैरिफ को लेके हो या ऑपरेशन सिंदूर के समय को लेके हो, उसको मुझे लगता है कि दूर करने का ये सबसे सटीक और सही समय भी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है और जिस तरीके से डिफेंसिव मोड में बैठा हुआ है अमेरिका, उसमें भारत की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अभी तक
कहीं से शांति वार्ता उधर से दिख नहीं रही। आप देख सकते हैं कि ठीक है, अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ईरान और जो मध्यस्थता उसमें जो कतर की भूमिका जो बढ़ी है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल अपने न्यूक्लियर जो उसके जो इनरिचमेंट है उसको देने के लिए अभी बिल्कुल मना कर रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से जो उसने अपना एक तरीके से बढ़त बना के रखा है, और अमेरिका ने जो बैरिकेटिंग किया है, जब तक ये दोनों चीजें दूर नहीं होती हैं तब तक शायद मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था कायम होना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो उसमें ये 3 दिन की जो वार्ता है इन लोगों के बीच में, अगर इसमें भारत की भूमिका, अगर अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर रूबियो इस चीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिडन डिस्कशन बहुत होते हैं, बाहर जो दिखाया जाता है और अंदर में जो हिडन डिप्लोमेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऑब्वियसली कि भारत और अमेरिका का आर्थिक संबंध बहुत गहरा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर डील के बाद से भारत ने 2008 के बाद से जिस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड किया, उसको ट्रम्प 2 में आके जिस तरीके से डिस्टॉर्ट किया, मुझे लगता है कि वो शायद उसको दूर करने का सबसे सही समय है। और जिसको मार्क रूबियो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सीजनल और बेसिकली जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, जो मागा और मेगा को लेकर ट्रम्प बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि भारत के बिना वो शायद पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ये वार्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी भारत के दृष्टिकोण से भी और अमेरिका के दृष्टिकोण से भी। जी बिल्कुल। पीयूष जी, अगर ये हालात या संबंध भारत अमेरिका के बीच ट्रैक पर आते भी हैं, हालांकि चल रहे हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से ट्रैक पर आते भी हैं तो कितना ज़रूरी है भारत और अमेरिका को ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, बनाए रखना, ताकि आने वाले समय में दोनों देश अगर आपसी व्यापारिक संबंध हैं या रणनीतिक संबंध हैं, रक्षा सहयोग है, बाकी अन्य चीज़ें हैं, वो स्टेबल रहती हैं? देखिए, भारत की अप्रोच हमेशा से मल्टीपोलर अप्रोच रही है। हमारी कभी भी, हाल फिलहाल अगर देखें पिछले 2 दशक में, तो हमने अपनी डिपेंडेंसी, जैसे हमारे डिफेंस को लेकर भी पहले डिपेंडेंसी रूस की तरफ ज्यादा होती थी, अब धीरे धीरे हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर लिया। हम मेक इन इंडिया के साथ साथ हम इजराइल, रशिया, अमेरिका और देशों के हथियार, और इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रियल, जियोपॉलिटिकल, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी, तो हमने अपना जो पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड है उसको बहुत डाइवर्सिफाइड मेन्यू कार्ड की तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। हमने कभी भी, हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि अमेरिका एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम अमेरिका के साथ व्यापार भी करते हैं और हमारा चीन के साथ भी व्यापार होता है। बिल्कुल। हमारा सऊदी अरेबिया को हम से भी हम करते हैं और रशिया के साथ भी करते हैं। हम आसपास के देशों के साथ भी व्यापार करते हैं। हम अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के साथ थोड़ा कम हो गया, नहीं तो हम बांग्लादेश के साथ हमारा होता था कई चीजों को लेकर। तो एनर्जी, ऑयल, इंटेलिजेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, बहुत चीजों को लेकर हम अपना सारी चीजें एक देश में या एक देश के साथ अपनी निर्भरता पूरी तरह से नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में, ऑयल, वो भी हम मल्टीपल सोर्सेज से लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध, क्योंकि अमेरिका हमारा वन ऑफ द बिग लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और हम बहुत सारी चीजें अमेरिका को, जैसे कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हम अमेरिका को देते हैं, और सर्विसेज खासतौर पर आईटी के क्षेत्र में अमेरिका को हम हेल्प करते हैं, और उनसे हम बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी हथियार की चीजें हम उनसे लेते हैं। तो इस तरीके से एक 2 रेस्पॉन्सिबल सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दोनों देशों के, खाली भारत के लिए नहीं और हमारे से ज्यादा अमेरिका के लिए। तो ये हमें उम्मीद रखेंगे कि इस यात्रा के बाद एक नई दिशा और नया युग की शुरुआत हो, और अमेरिका भारत को बराबर का एक पार्टनर समझे कि जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि लेट्स होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। बिल्कुल, कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा, यही उम्मीद पूरे देश की है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए थे इस पूरी यात्रा का विश्लेषण, और इस यात्रा के बाद क्या आउटकम निकल कर आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।